हेलो दोस्तों। आज हम सेट 2 के क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें कि 28/12/2020 के शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कि cos 2 थीटा इक्वल टू है sin थीटा। हमें निकालना है थीटा की वैल्यू, जबकि दिया हुआ है कि थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। तो हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या फिर cos और sin दोनों इक्वल तभी होगा जबकि दोनों का जो वैल्यू है, मतलब जैसे ये 2 थीटा है और ये थीटा है, तो 2 थीटा प्लस थीटा ये दोनों का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ से थीटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। या फिर अगर हम ऑप्शन से करें तो अगर थीटा का वैल्यू अगर हम 30 डिग्री लेते हैं तो cos 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos 60 डिग्री, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। उसी तरह से अगर साइन थीटा का हम वैल्यू निकालते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और इसका वैल्यू भी 1/2 हो जाएगा। यहाँ दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्या के मध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के मध्य। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो कि स्वयं से कटती है और 1 से कटती है, उसके अलावा भी किसी न किसी संख्या से कटती है। जैसे कि 4 है, 4 1 और 4 से कटता है लेकिन 2 से भी कटता है, तो 4 हो गया। और वैसे अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो जो सिर्फ खुद से कटता है और 1 से कटता है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 17, 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। अब भाज्य संख्या के देखें तो 4 हो गया, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 3 3 6 2 8 हो गया। अब हमें इसका माध्य निकालना है, तो सबसे पहले सबको जोड़ेंगे। कितना हो गया, 5 और 9 हो गया, 9 2 11, 11 और 9 हो गया 20, 20 8 28, 28 और 6 34, 4 38 हो गया। 3 बच रहा, 3 1 4 5 6 7 78 हो गया। माध्य निकालना है तो 8 से डिवाइड कर देंगे, टोटल 8 संख्या है। वैसे ही इधर देखते हैं, इसको जोड़ते हैं तो 9 7 16, 16 3 19 21 27 32, 32 35 और 2 37 हो गया। 3 1 4 5 6 7, 77/8 आ रहा है। अब हमें माइनस करना है, तो 78/8 और 77/8 कितना आ जाएगा, 1/8। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है और बी ए की कंपेयर में 20% कम कार्य कुशल है, तो बी को कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ए जो है किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, और बी के बारे में दिया हुआ है कि इसका जो कार्य क्षमता है 20% कम है। अगर हम ए की कार्य क्षमता को 100% ले लें तो बी की कार्य कुशलता है 20% कम, यानी 80% हो जाएगा। और इसको दोनों को अगर हम कट करते हैं, 20 से कट करते हैं 5 हो गया, 20 से इसको कट करेंगे 4 हो गया, यानी जो कार्य क्षमता का रेशियो हो गया वो हो गया 5:4। अब हमें फाइंड आउट करना है कि बी को कार्य करने में कितना दिन लगेगा। तो इसको जितना टाइम लग रहा है और इसका कार्य क्षमता होता है, दोनों का गुणनफल हमेशा सेम होता है। तो इस 12 गुने 5 हो गया, ये हो गया 12 गुने 5, यानी कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये भी क्या होगा, यहाँ भी होगा क्या, 15 गुने 4 होगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर जो है ए बी बी सी और ए सी का मध्य बिंदु है। एबीसी जो है समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज मतलब कि तीनों भुजा बराबर होगा, ए बी बी सी और सी ए, ये तीनों आपस में बराबर है। अब तीनों का जो मध्य बिंदु है पी क्यू आर है, इसका मध्य बिंदु पी हो गया, इसका क्यू हो गया और ये आर हो गया। तो मध्य बिंदु हो गया पी क्यू आर। भुजा की लंबाई 4 है, यानी ए बी बी सी और सी ए, इसका भुजा का बड़े वाले ट्रायंगल का हो गया कितना, 4 हो गया भुजा। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ 4 ट्रायंगल बन रहा है,
ये चारों ट्रायंगल जो है, ये चारों ट्रायंगल इक्वल है। अब चारों ट्रायंगल जब इक्वल होता है यानी कि ये कितना होगा, टोटल का कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/4 ऑफ हमें निकालना है किसका, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो इस हमें बड़े वाला जो ट्रायंगल है कौन सा, ए बी सी, इसका एरिया का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। पी क्यू आर का ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया, तो ये हो गया 1/4। और समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। और ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ कितना, 4 दिया हुआ है। तो ये हो गया 1/4 इंटू √3/4 और ये हो गया 4 गुने 4, तो ये कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब इस केस में क्या होता है कि इसका जो एरिया है ये इसका हो जाता है कितना, 1/4 हो जाता है। और अगर इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप जो है वो हाफ हो जाता है, 1/2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कि ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात है 3:4। ए और बी दोनों के कार्य क्षमताओं का अनुपात है 3:4 और ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो बी कितने दिन में करेगा। दोनों का जो गुणनफल होता है वो सेम होना चाहिए, यानी 3 गुने 12 इक्वल टू हो जाएगा 4 गुने, अगर हम मान लेते हैं कि x दिन में कंप्लीट करता है तो 4 से ये कैंसिल होगा, ये कितना आ जाएगा, 9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए इतना का मान जो होगा अंतिम अंक क्या होगा। तो अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, कुछ भी लेंगे तो हम इसके लिए चेक कर लेते हैं। अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं तो 6 पे पावर 1 होगा, -5 पे पावर 1 होगा, 6 - 5 हो गया कितना, 1 हो गया। अगर n का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 6 पे पावर 2 होगा, -5 पे पावर 2 होगा, ये हो गया 36, ये हो गया 25। यानी कि यहाँ भी देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर n का वैल्यू 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 पे पावर 3 -5 पे पावर 3, 216 और -125, फिर से आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। या फिर अगर सिंपली यहाँ से देखें कि 6 पे पावर n -5 पे पावर n है, 6 पे पावर अगर कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो लास्ट डिजिट क्या होता है, 6 ही होगा। अगर 6 पे पावर 2 भी लेंगे तब भी लास्ट डिजिट 6 होगा, 6 पे पावर 3 भी लेंगे तब भी लास्ट डिजिट 6 होगा, 6 पे पावर 4 लेंगे तब भी लास्ट डिजिट 6 ही होगा। वैसे ही अगर 5 पे पावर 1 लेते हैं तब भी लास्ट डिजिट 5 होगा, 5 पे पावर अगर 2 लेते हैं तब भी लास्ट डिजिट 5 होगा, 5 पे पावर अगर 3 लेते हैं तब भी लास्ट डिजिट 5 होगा, 5 पे पावर अगर 4 लेते हैं तब भी लास्ट डिजिट 5 होगा। यानी कि इस 6 पे पावर अगर n है तो लास्ट डिजिट 6 आएगा और 5 पे पावर n है तो लास्ट डिजिट 5 आएगा। दोनों का माइनस करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पी और क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, पी बाई क्यू का वैल्यू हमें निकालना है। पी का वैल्यू हो जाएगा 2 + 0.2 है और डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 2 है, -1 इंटू 2 यानी 2 आ जाएगा। 0.2 कैंसिल तो 1/2 आ गया और 2 और 2 कैंसिल तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 आ जाएगा पी का वैल्यू। अगर हम क्यू का वैल्यू देखें तो ये 2 है, -0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 2 आ गया और -1/2 इंटू 2 ये -1 हो गया, 2 में से 1 चला गया तो 1 बच गया और यहाँ से 0.2 कैंसिल तो 1 डिवाइड -1/2 आ गया, कितना आ गया, 1/2। तो P का वैल्यू भी 1/2 और Q का वैल्यू भी 1/2, हमें निकालना है P बाई Q, तो हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है फरवरी 2018 के 4 सप्ताह के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक दिया हुआ है। फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली में एक QI का औसत निकालना है। औसत निकालना है तो हम क्या करते हैं कि दोनों को माइनस कर लेते हैं,
तो यहाँ माइनस करेंगे तो 16 में से 8 तो 8 आ गया, 29 में से 5 तो 58 हो गया, 8 में से 6 तो 2 हो गया, और ये कितना 4 आ गया। 74 में से हमें घटाना है 46, 14 में से 6 तो 8 आ गया, और यहाँ बच गया 6 में से 4 तो 2 आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो जब माइनस करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ 6 में से 2 तो 4 आ गया, और 13 में से 7 तो 6 आ जाएगा। यानी टोटल कितना आ गया 58 प्लस 42 प्लस 28, और लास्ट वाला माइनस हो जाएगा। ये आ गया 8 8 16 2 18, 3 और 4 7, और ये 12, 128 माइनस 64, तो टोटल आ गया कितना 64। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो टोटल कितना है, ये 4 सप्ताह के लिए है, तो 4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 64 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये दिया हुआ है और हमें इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर अगर हम कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो बच जाएगा कितना 19 माइनस एक्स रूट 12, और इधर बच जाएगा ए माइनस बी के फॉर्म पे, ए माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म पे टूटेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर यानी कितना हो गया 4 हो गया, बी स्क्वायर प्लस मतलब 3 हो गया, और माइनस 2 रूट 12 आ गया। यहाँ से अगर हम देखें रूट 12 दोनों को एक तरफ कर दे तो इधर लेके आ जाते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा इंटू रूट 12 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 19 में से 7 माइनस हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। ये 12 और ये रूट 2 कैंसिल होगा, बच जाएगा कितना रूट 12 बच जाएगा इधर। तो x माइनस 2 का जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है रूट 12। यहाँ से x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 2 प्लस रूट 12 आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 12 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, बस रह जाएगा क्या 3 रह जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया, और इसे अगर 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो लाभ कितना हो जाता 14% हो जाता। यानी यहाँ से दिख रहा है क्या कि 2% का वैल्यू कितना हो गया 33 रुपया हो गया। अब हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो होता है क्या होता है 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 2% का वैल्यू 33 हो गया, तो हमें निकालना है 100% का यानी 33 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ये आ जाएगा कितना 1650, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में घटाने पे पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 1 पे 3 जीरो यानी 1000। अब हम देखते हैं कि इसके नजदीक में कौन सा ऐसा संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। तो अगर हम 30 का देखें स्क्वायर तो 900 है, 31 का अगर स्क्वायर देखें तो 961 है, और 32 का अगर स्क्वायर देखें तो 1024 है। तो 1024 तो ज्यादा आ रहा है, इसके नजदीक में कौन सा आ रहा है 961, यानी हम 961 माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 2001 में एक कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व जो है 6300 करोड़ है, और 2010 में 8100 करोड़ है, 2015 में 10,800 करोड़ है। 2001 से 10 के बीच में और 2010 से 15 के बीच में राजस्व आय में हुई वृद्धि का अनुपात निकालना है। तो 2001 से 2010 के बीच में कितना वृद्धि हुआ, तो हमें 8100 में से 6300 माइनस करना पड़ेगा, और 2010 से 2015 तो हमें 10,008 में 10,800 में 8100 माइनस करना पड़ेगा। ऊपर कितना आ गया 1800 आ गया, और नीचे आ गया 2700। रेशियो निकालना है तो 900 से ये कैंसिल तो 2 आ जाएगा, और 900 से ये कैंसिल तो 3 आ जाएगा, तो रेशियो आ गया कितना 2:3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एक चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार हैं, और विजयी उम्मीदवार को कुल कितना मत मिल रहा है तो 48%, और उसका जो विरोधी उम्मीदवार है जो कि हार गया है
उसको 6800 मत मिलता है, और जो कि कुल मतों का कितना है 34% है। यहाँ से एक चीज तो क्लियर है कि 34% का जो वैल्यू है वो कितना है 6800। अब है कि कुछ मत जो है अमान्य थे, विजयी उम्मीदवार का बिलिंग मार्जिन निकालना है और अमान्य मतों की संख्या निकालना है। बिलिंग मार्जिन क्या होगा, इसको 48% मिला और इसको 34% मिला, यानी दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा, तो डिफरेंस हो जाएगा 48 में से 34 माइनस कर देंगे, यानी 14% का वैल्यू निकालना, यही बिलिंग मार्जिन है। तो 34% का जो वैल्यू है वो है 6800। अगर हम यहाँ से 1% का वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 14% निकालना है तो 2800 हो जाएगा। और अमान्य मत की संख्या निकालना है तो अमान्य मत हो गया, टोटल कितना हो गया, पहले को मिला 48, दूसरे को मिला 34, 8 4 हो गया 12, 7 1 8, यानी कि 82% मत जो है वो मान्य है। तो अमान्य कितना हो गया, माइनस कर देते हैं 100 में, यानी 18%। तो 18% का वैल्यू निकालना है, 1% का वैल्यू 2 निकल गया, 18% का हो जाएगा 3600। तो आंसर कौन सा होगा 2800 और 3600, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि 2600 रुपया की धनराशि को दो भागों में इस तरह से विभाजित करके उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। अगर हम पहले भाग को ए मान लेते हैं तो इसका हो जाएगा कितना 10% 5 वर्ष के लिए, और दूसरे भाग को अगर हम बी मानते हैं इसका हो जाएगा 9% की दर से 6 वर्ष के लिए। यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया कितना एस, 5 से 2 से कैंसिल होगा तो 5 आएगा, और ये 2 से कैंसिल तो 3 आएगा। यहाँ से ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा ये आ जाएगा 27 और 25। अब 27 और 25 ये दोनों को अगर हम जोड़े तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 52। तो जो 52 है वो किसके बराबर है, 52 बराबर है 2600 के। हमें निकालना है कि 10% की दर से उधार दी गई राशि, तो 10% के उधार से कितना है 27 है, तो 27 की वैल्यू चाहिए। तो 2600 को हम क्या करेंगे 52 से डिवाइड करेंगे और 27 से हम गुना कर देंगे। 52 से ये देख रहे हैं कि कितने बार कट रहा है, 50 बार में कट रहा है। 27 को हम 50 से गुना कर देते हैं, 7 5 35 और आ जाएगा कितना 135। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल औसत आयु है 16.8, जबकि लड़कों का सिर्फ है कितना 15.4, लड़कियों का है 18.2। हमें निकालना है दोनों का रेशियो। तो हम देखते हैं लड़कों का हो गया कितना औसत आयु 15.4 हो गया, और लड़कियों का हो गया औसत आयु 18.2 हो गया, और सब का मिला करके हो रहा है 16.8। अगर हम 16.8 में से 15.4 माइनस करें तो आएगा 1.4, और अगर 18.2 में से 16.8 माइनस करें तब भी आ रहा है 1.4, यानी जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 1:1 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसे कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। किसी अन्य कार्य के कारण ए जो है कार्य पूर्ण होने से कार्य को छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी अकेले कार्य करता है। इस स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कुल कितने दिन का समय लगेगा। अगर ए को देखें तो ये 20 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी जो है 30 दिन में काम कंप्लीट करता है। अब यहाँ से दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 60। अगर इसकी इफिशिएंसी की बात करें तो इसका हो गया कितना 3, इसका हो गया 2। अगर a प्लस बी की इफिशिएंसी की बात करें तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब अगर हम मान लेते हैं कि टोटल x दिन के लिए काम करता है, तो a तो है जो वो पूरे x दिन काम करेगा, लेकिन b जो है, अच्छा a जो है वो इसमें से 5 दिन कम काम करेगा।
शेष 5 दिन तक बी अकेले काम करता है। बी जो है लास्ट का 5 दिन जो है अकेले काम करता है, यानी टोटल कितना 10 दिन काम, जो 10 काम जो है वो अकेले करता है। यानी कि 60 में से अगर 10 माइनस कर दे तो कितना हो गया 50। और ये 50 जो है दोनों मिल के करता है, दोनों मिल के करता है, यानी कितना टाइम लगा 10 दिन लगा। तो 10 दिन दोनों मिलके काम करता है और 5 दिन जो है वो अकेले काम करता है। तो टोटल कितना दिन हो गया 15 दिन हो गया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि एक भिन्न का जो अंश है हर से 2 कम है, और यदि अंश को 2 से गुना किया जाता है और हर को 3 से गुना किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर है। अगर हम भिन्न को पी बाई क्यू मान लेते हैं और अंश को 2 से गुना किया जाता है और हर को 3 से गुना किया जाता है तो प्राप्त भिन्न जो है वो हो जाता है 2/9। यहाँ से हम पी बाई क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं 2/9, और उधर हो जाएगा कितना 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, 9 कैंसिल, तो आ गया कितना 1/3। ऑप्शन नंबर डी। और अगर क्वेश्चन में देखें कि एक अंश जो है हर से 2 कम है, तो यहाँ भी देख रहे हैं अंश जो है हर से कितना है 2 कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ 0, और हमें निकालना है इसका वैल्यू। हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब ये पूरा टर्म 0 होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3abc हो जाएगा। अगर यहाँ पे पी स्क्वायर को a मान लिया जाए, अगर क्यू स्क्वायर को b मान लिया जाए और माइनस आर स्क्वायर को अगर c मान लिया जाए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, यानी पी स्क्वायर का होल क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा p पे पावर 6 हो जाएगा, q पे पावर 6 हो जाएगा, और माइनस आर स्क्वायर है इसका अगर होल क्यू करेंगे तो माइनस तो रहेगा ही, r पे पावर हो जाएगा 6, और इधर हो जाएगा 3 इंटू पी का स्क्वायर q का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से p पे पावर 6 q पे पावर 6 माइनस r पे पावर 6, और नीचे ले आते हैं पी स्क्वायर q स्क्वायर और r स्क्वायर, इधर बच गया 3 और इधर माइनस बच जाएगा, तो -3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में इतना रेशियो में धन निवेश किया, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, लेकिन यहाँ पे कुछ मिसिंग है। सपोज इसमें शायद पहला दूसरा या तीसरा किसी का लाभ पूछ रहा होगा, तो अगर रेशियो है 1:2:3 1:2:3 1:2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 है। हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो हम 12 से गुना कर देते हैं ऊपर, तो 12 से जब हम ऊपर गुना करेंगे सब में तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर हम इसको 12 से गुना कर देते हैं, इसको भी 12 से गुना कर देते हैं, इसको भी 12 से गुना कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, यानी रेशियो कन्वर्ट हो गया इस तरह से। अब 6 4 10 और 3 13, तो 13 का वैल्यू जो है वो है 15600। यहाँ से 1 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1200, 1 का वैल्यू आ गया 1200। अगर यहाँ से 6 का पहले का पूछ रहा होता तो हम 6 का वैल्यू निकाल लेते, तो कितना हो जाता 7200। अगर दूसरे का वैल्यू पूछा होता तो 4 का वैल्यू निकाल लेते, 12 4 4800 हो जाता, और अगर तीसरे का वैल्यू पूछा होता तो 12 3 3600 हो जाता। ऑप्शन में देखें तो सिर्फ ए ऑप्शन है, यानी कि इस क्वेश्चन में पहले वाले का लाभ पूछा गया है, क्योंकि और सब ऑप्शन तो है नहीं। तो इस क्वेश्चन में मिसिंग है, यहाँ पे
दिया हुआ होना चाहिए था कि पहले व्यक्ति का हमें लाभ फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि कक्षा एक्स बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या दिया हुआ है कितना, 360, और जिसमें से 10% जो छात्र है ए ग्रेड, 20% छात्र है बी ग्रेड, 30% छात्र है सी ग्रेड और 40% छात्र है जो डी ग्रेड। दिए गए पाई चार्ट से ग्रेड ए और ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या निकालना है। ग्रेड ए कितना हो गया, 10%, ग्रेड बी हो गया 20%, यानी टोटल कितना हो गया, 30% की वैल्यू। टोटल है कितना, 360, टोटल है 360, यानी 100% जो है वो किसके इक्वल हो गया, 360 के इक्वल हो गया। और 10 और प्लस 20 यानी 30%, 30% की वैल्यू निकालना है। तो 360 डिवाइडेड करेंगे 100 और इंटू करेंगे 30, 2 0 कैंसिल होगा, 6 तिया 18 हो गया, 9 और 1 10, 108 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग जो है 5% वार्षिक ब्याज की दर पर और 1/3 भाग जो है 8% वार्षिक ब्याज की दर पे, शेष हिस्सा जो है 10% की वार्षिक ब्याज की दर से। शेष हिस्सा की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1/2 और 1/3, ये टोटल कितना हो गया, अगर देखिए एलसीएम लेकर के कितना हो रहा है, 3 + 2 यानी हो गया कितना, 5/6, यानी शेष हिस्सा हो गया 1/6, और 1/6 जो है वो कितने परसेंट की दर से है, 10% की दर से है। आगे फिर दिया हुआ है, एक वर्ष में उसके तीनों निवेशों से कुल प्राप्त आय है 820 रुपया, हमें निकालना है उसकी कुल निवेशित पूंजी फाइंड आउट करना है। तो 1/2 भाग जो है वो हो गया 5% की दर से, 1/3 भाग जो हो गया वो हो गया 8% की दर से, और शेष शेष निकालना है तो 1/2 और 1/3 को जब जोड़े तो 5/6 आ गया, शेष हो गया 1/6, और 1/6 जो है वो हो गया 10% की दर से। अब ये तीनों को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ से देखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 6 हो गया कितना, 15, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 10, 31, और ये कितना हो गया, 41/6%, और 41/6% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 820 दिया हुआ है। हमें निकालना है कुल निवेशित यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 820 डिवाइडेड बाई 41/6 होगा, 41 नीचे 6 ऊपर आ जाएगा, और 100% तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 41 से ये कैंसिल होगा तो 20 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हो गया, और 12 पे 3 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसमें दिया हुआ कि एबीसीडी एक जो है समानांतर चतुर्भुज है, भुजा बीसी को ई तक इस तरह से बढ़ाया जाता है कि बीसी इक्वल टू सी है, एईसीडी का बिंदु का पी जो है प्रतिच्छेदित करता है, तो ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल इसमें किसके बराबर होगा। एबीसीडी जो है एक समानांतर त्रिभुज है, तो एबीसीडी हम बना लेते हैं कुछ इस तरह से, समानांतर त्रिभुज चतुर्भुज है, ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। हम इसको ए बी सी और डी मान लेते हैं। अब इसके बाद है कि भुजा बीसी को ई तरह से बढ़ाया जाता है कि बीसी इक्वल टू सी है, इसको हम बढ़ा देते हैं ऊपर की ओर, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं क्या, ई। अब आगे है एई सी डी को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है, जब एई को हम मिलाते हैं, ए को जब हम मिलाते हैं तो पी बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। आगे हमें निकालना है कि ट्रायंगल ए बी ई जो है इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है। यहाँ पे हम देखें तो जो ये वाले जो भुजा है, ये और ये बराबर है, और सी भी ये बराबर है, यानी ये भुजा तो बराबर है। इसके अलावे अगर हम देखें तो अगर हम सिर्फ इस ट्रायंगल को लेके चले, हम अगर सिर्फ इस ट्रायंगल को लेके चले, बड़े वाले ट्रायंगल को, ई ए
और बी, और सी जो है इसका मिडिल पॉइंट है, सी जो है मिडिल पॉइंट है। ये वाली जो भुजा है और ये वाली जो भुजा है समानांतर है। यहाँ से हम देखें तो अगर इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल ई, इस पॉइंट को पी है लिखा, ई, पी और सी, बड़े, ये छोटे वाले ट्रायंगल, और बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ई, ए और बी, ये दोनों ट्रायंगल जो है ये हो जाएगा समरूप। समरूप इसलिए होगा क्योंकि देख रहे हैं कि ये वाली जो एंगल है, ये वाली एंगल बराबर है, ये वाली एंगल है और ये वाली एंगल है बराबर है, और ये वाली एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दोनों समरूप है। अब अगर ये 1 लेते हैं तो ये भी 1 है, यानी टोटल कितना है, 2 है। तो इसी तरह से ये भी अगर 1 लेते हैं तो ये 1 है, टोटल कितना होगा, 2 हो जाएगा। और अगर इसको हम 2 लेते हैं तो इसको 1 लेना पड़ेगा। इस तरह से अगर इसको 2 लेते हैं, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होगा, ए बी और सी डी। तो ये वाली भुजा भी बराबर हो गया और ये वाली भुजा भी बराबर हो गया। फिर उसके बाद फिर अगर देखें साइड 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 से, ये ट्रायंगल जो है दोनों समरूप हो जाएगा। ट्रायंगल ए, डी और पी, और ट्रायंगल ई, पी और सी, ये दोनों ट्रायंगल हम देखें तो क्या हो रहा है, समरूप हो रहा है, सॉरी सर्वांगसम हो रहा है, सर्वांगसम हो रहा है। क्योंकि देख रहे हैं तीनों भुजा जो है बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गया, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गया, और ये वाली भुजा इसके बराबर हो रहा है, यानी कि इसके बराबर हो रहा है, या फिर इसके साथ साथ ये एंगल भी बराबर हो रहा है, तो ये क्या हो गया, सर्वांगसम। अब जब सर्वांगसम है, यानी कि अगर ये वाली भुजा को हम ले दोनों में, ये वाली जो समानांतर चतुर्भुज है, इसमें इतना पार्ट तो कॉमन आ रहा है, ए, बी, सी और पी, ये वाली पार्ट तो दोनों में कॉमन आ रहा है, बस इसके जगह पे ये आ रहा है। तो ये जो ट्रायंगल है बड़ा वाला ए, बी और ई, ये समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है, यदि √2 प्लस √x इक्वल टू है √3, हमें x का वैल्यू निकालना है। यहाँ से अगर हम √x का वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा √3 माइनस √2। अब अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो इधर तो हो जाएगा x, इधर हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 2 √6 हो जाएगा, ये आ गया 5 माइनस 2 √6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है, x इक्वल टू है a sin t और y इक्वल टू है b tan t, हमें निकालना है इसका वैल्यू। x इक्वल टू a tan t है तो a बटे x अगर हम निकालते हैं तो आ जाएगा 1 बटे sin t, और इसको हम लिख सकते हैं cos t। अगर हम स्क्वायर कर ले इधर तो a स्क्वायर बटे x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा cos स्क्वायर t, और अगर यहाँ से देखें y इक्वल टू है b tan t, तो b बटे y का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई tan t। अगर हम स्क्वायर कर ले b स्क्वायर बटे y स्क्वायर तो ये आ जाएगा, ये कितना हो गया cot t, ये हो जाएगा cot स्क्वायर t। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है तो a स्क्वायर बटे x स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर t, और इसके जगह पे हो जाएगा माइनस cot स्क्वायर t। हम जानते हैं कि cosec स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग है कितना, 1500, और लघुत्तम समावर्तक है कितना, इतना है। अगर इसमें से हम चेक करें, ऑप्शन से अगर हम चेक करें तो अगर देखें कि 11 से ये कट रहा है क्या, तो देख रहे हैं कि 1 है, 6 है, 3 है, 7 है, 9 है, तो 1 और 3 कितना, 4 हो जाएगा।
4 और 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। वैसे ही 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी ये 11 से कट जाएगा। 11 से अगर हम इसको भाग दे दें 1 6 3 7 9, तो ये आ जाएगा 11 53, 4 बार लगेगा 44, आ गया 9, इस बार 8 बार लगेगा 88, 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है, यानी इसका हमें डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल जो होता है वो होता है क्या, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ एल का वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया, और हाइट है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा 100, 64 और ये 36। कितना हो गया, 200। अब 200 को हम कितना लिख सकते हैं, 10 बाहर हो जाएगा, √2 अंदर में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि यदि x जो है समीकरण इतना को जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना। अगर यहाँ से हम इसको देखें तो ये क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 इक्वल टू है 0। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर और इक्वल टू हो गया 0, यानी यहाँ x माइनस 1 का वैल्यू हो गया 0, या x का वैल्यू हम कह सकते हैं 1 हो गया। अब इस x के वैल्यू को हम इस यहाँ पुट करते हैं, तो एक्स क्यू माइनस 1 बटे एक्स क्यू है, तो 1 का क्यू हो जाएगा 1 और 1 बटे 1 का क्यूब भी हो जाएगा 1, तो आ जाएगा आंसर कितना, 0, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में है √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालना। समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और एक भुजा की लंबाई भी दिया हुआ है, कितना, √3। परिवृत्त मतलब इसके चारों तरफ जो वृत्त बनता है इसकी त्रिज्या निकालना है। यहाँ हम रेडियस ले लेते हैं, इसको हम r से डिनोट करते हैं, और ये जो परिवृत्त होता है ये होता है तीनों भुजाओं की लंबाई, तीनों भुजाएं का गुणनफल डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तीनों भुजा क्या है, बराबर है, यानी हम यहाँ ले सकते हैं ए गुने ए लिख सकते हैं। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3 बटे 4 इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 बटे 4 इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए और नीचे आ जाएगा 4 और 4 कैंसिल, तो √3 हो जाएगा। यानी जो परिवृत्त की त्रिज्या है वो हो जाएगा ए बाई √3। अब ए बाई √3 और भुजा की लंबाई भी दिया हुआ है √3, यानी ये कितना आ जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई √3, यानी कि 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इस केस में जब 40% की वृद्धि हो रहा है, 40% का कमी हो रहा है, एक बार वृद्धि हो रहा है एक बार कमी हो रहा है, तो सिंपली इसमें क्या करना है, 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 16%। और इसमें हमेशा क्या होता है, कमी होता है, इस केस में हमेशा कमी होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 12, 15 और 18, इसका हमें एलसीएम चाहिए। एलसीएम के लिए हम सबसे बड़ा संख्या ले लेते हैं, कौन सा होगा, 18। अब 12 में कितना आता है, 6 गुने 2 आता है, और 6 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, यानी 2 से गुना करना पड़ेगा। 15 में 5 गुने 3 आता है, तो 3 और ऑलरेडी आ चुका है यहाँ, तो 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो रहा है, 180। अब 180 से ऑप्शन में देखते हैं कौन सा कट जाएगा, बस एक ही ऑप्शन है जो कट रहा है, 900। बाकी जो है कोई इससे
पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया कितना 1/2 और ये हो गया 2/3 माइनस 3/4। इस ब्रैकेट को पहले हटाना है, तो ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये गुना है तो गुना करना पड़ेगा। तो 1/2 और 1/3 कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, और प्लस है 5/6। तो अगर हम यहाँ से एलसीएम ले 6, तो इधर 1 और इधर 5 कितना हो जाएगा, 6/6 यानी ये 1 हो जाएगा। इस ब्रैकेट को हटा के हम इसका जगह 1 लिख सकते हैं। तो इतना इंटू 1 हो गया और गुने हो जाएगा 4/21। ये 2 और 2 कैंसिल, तो आ गया कितना, 1/3 आ गया। और इधर से 4 और 4 कैंसिल, 3 से ये 7 कैंसिल, तो आ जाएगा 1/7। अगर यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए, 21 हो गया, ये 7 और ये 4 आ जाएगा, सॉरी ये 7 और ये 3 आ जाएगा, आ गया 4/21, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है, दी गई सारणी एक विशेष शहर में एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है। साल दिया हुआ है, लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, लड़कों की संख्या दिया हुआ है। यदि किसी वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या है इतना, तो सभी 3 वर्षों में लगभग औसत उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, जब लड़के की संख्या दिया हुआ, लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, तो हम टोटल निकाल सकते हैं। टोटल के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसको, और तीनों जो आएगा फिर से तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तो औसत निकल जाएगा, और औसत निकालने के बाद परसेंटेज निकाल लेंगे। तो इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 6 4 10 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, 5 और 7 12 1 हो गया, 8 5 13 1 14 1 आ रहा है, 3 और 1 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, 7 3 10 हो गया, 6 1 7 1 8 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। वैसे ही इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो गया, ये आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा, और 1 2 3 आ रहा है, 9 2 11, 12 2 24 1 25 आ जाएगा। ये हो जाएगा तीनों का टोटल। अब तीनों का टोटल हो गया, अब सब तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो औसत निकल जाएगा। ये 0 हो गया, 6 8 14 4 18 1, 3 और 8 11, 3 और 8 11 हो गया, 11 और 3 14, 1 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 1 10, 5 10 15, और ये बच गया 6 1 7। तो टोटल आ गया कितना, 75 0 4 8 0। औसत निकालना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा कितना, 25 0 1 6 0, इतना आ गया। अब हमें निकालना है कि ये जो है कितना परसेंट है, तो 25 0 1 6 0 डिवाइडेड बाई करना पड़ेगा हमको 35 4 3 को 0 आ जाएगा, और गुने 100 करना पड़ेगा। 3 0 तो कैंसिल हो रहा है, 354 आ रहा है, 354 को हम भाग दे देते हैं 25 0 1 6 से, 8 3 24 आ रहा है, 40 ज़्यादा हो जाएगा, ये 8 से नहीं लगेगा, 7 वाला लग जाएगा, 7 4 28 हो गया, 7 5 35 और 2 37 3 आ रहा है, और 21 और 3 24 हो जाएगा। 11 में से 8 तो 3 आ गया, 9 में से 7 तो 2 आ गया, और ये 0 हो जाएगा। फिर से यहाँ आ जाएगा 6, यानी कि 70 दशमलव कुछ आ रहा है। ऑप्शन नंबर देखिए 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।